नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जिस तरीके से बिहार में राजनीति गर्म हो गई है, उस तरीके से तो लग रहा है कि 12 तारीख को जिस दिन फ्लोर टेस्ट है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित ना हो जाए इस विश्वास मत को प्राप्त करने में, क्योंकि अब कांग्रेस ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। बड़ा प्लान बीजेपी के लिए तैयार हो चुका है। वो ये है कि कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को सीधे हैदराबाद के लिए रवाना कर दिया है और अपने तमाम विधायकों को जब तक के लिए वहां रुकने के लिए कहा गया। जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि जब तक वो वहां पर रहे, जब तक 12 तारीख को वो प्रोटेस्ट होगा, जब तक वो वहीं रुके रहे। इस बीच में एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। दोनों उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी तैयारी चल रही है। आला कमान उनसे मिल रहे हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इतनी सारी खबरों के बीच में एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ललन सिंह गोपाल मंडल, जदयू के जो कद्दावर विधायक है, वो लगातार कांग्रेस और राजद के संपर्क में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि चिराग पासवान, जो बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहते थे, उनके भी बोल उछते हुए से दिखाई दे रहे हैं, नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से बिहार से खबर आ रही है और आपकी मुस्कान ये जो दिख रही है, कैसे देखा जाए कि 12 तारीख को कांग्रेस क्या करने वाली है? और अपने सीधे अब मैं चाहती हूँ कि आप पत्ते खोले, कहां से शुरुआत करना चाहती हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या होना है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को कमजोर किया है और आज सभी विपक्षी पार्टी ये समझ गई है और मुझे लगता है पूरे देश की जनता भी ये समझ रही है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, बाकी देश की जनता को आप पता है ये क्या डिलीवर कर रहा है। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जिस तरीके की कांग्रेस तैयारी कर रही है उसके बारे में भी बताएं। मैं आपको आगे यही बता रही हूँ कि हर कोई तैयारी में है और जिस तरीके से मैंने आपको कहा इतिहास की पूरी चर्चा मैंने की, तो ये लगातार हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, करने दीजिए फ्लोर टेस्ट, आगे हम लोग भी तैयार है, हर तरीके से सक्षम है, इन्हें दिखाएंगे 12 तारीख को। नीतीश कुमार वो धुरी थे जो सबको जोड़ रहे थे, अब वही नीतीश कुमार दूसरे पाले में पहुंच गए हैं। क्या वही दुख गठबंधन का दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुख है, ये अच्छा है। आया राम गया राम जो थे वो अब चले गए और अब सभी लोग समझ गए हैं कि इनका असली चेहरा क्या है और ये क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति डर जाए, दबाव में आ जाए और दबाव में आने के बाद इस तरीके की हरकत करे, आज इनकी पार्टी के विधायक खुद परेशान है और वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने के लिए हर पुरजोर प्रयास कर रहा है। वही एक हेमंत सोरेन के साथ आपने देखा और वही प्रयास लगातार बिहार में तेजस्वी यादव के साथ हुआ। यही प्रयास वो लोग लगातार कर रहे हैं, कमजोर कर विपक्ष के नेताओं को कमजोर करना। यही आपने देखा किस तरीके से जो इनसे मिल जाता है उनके सारे दाग धुल जाते हैं। अजीत पवार को प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले बड़ी रैली में कहा था कि कोई भी भ्रष्ट छोड़ा नहीं जाएगा और 3 दिन बाद अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और डिप्टी सीएम बन जाते हैं महाराष्ट्र के। तो यही दबाव लगातार ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही बिहार में लालू परिवार के साथ ये लगातार कर रहे हैं कि भाई दबाव बनाया जाए, भ्रष्ट दिखाया जाए, ये बताया जाए। लेकिन आपने देखा होगा ये एक वो परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी से कभी ना डरा है ना डरेगा। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो जो डर गया वो उनके साथ पहुंच गया और जो नहीं डरा उसे पता है उसे क्या करना है और वो अपनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी सरकार नहीं है, वहां जो विपक्ष की सरकारों को कमजोर करना, उन्हें तोड़ना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। मध्य प्रदेश में आपने देखा और पहले मैंने जो आपसे स्टेट्स बताए, जो राज्य बताए, वहां पर भी लगातार इन्होंने ये किया। ये कोई नई बात नहीं है और जहां कहीं ये नहीं कर पाते हैं वहां अपने एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट्स लगा देते हैं, जैसे ईडी और सीबीआई। और जो इनके इसमें मैंने कहा ना, अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी आपने सुना होगा
कि किस तरीके से इन्होंने हेमंत सोरेन जी पर दबाव बनाया, किस तरीके से बिहार में इन्होंने करके और नीतीश कुमार जी को अपने पास लाया। हेमंत बिश्व शर्मा का क्या हुआ, उससे पहले अजीत पवार का क्या हुआ। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक ये सर्कल है जो चल रहा है और आज सभी विपक्षी पार्टी ये समझ गई है और मुझे लगता है पूरे देश की जनता भी ये समझ रही है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, बाकी देश की जनता को आप पता है ये क्या डिलीवर कर रहे हैं। रही बात नीतीश जी की, तो पहले ही आपने सुना होगा गिरगिट भी शर्मा जाता होगा आज नीतीश कुमार जी को देखकर। मुझे लगता है ये अभी जिस तरीके की तैयारी आप कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं एक दिमाग में परसेप्शन बनाएगी। ये क्यों किया जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन की खबरें सामने आ रही है, हैदराबाद की खबरें सामने आ रही है, आपके विधायक वहां जाकर के रुकेंगे, क्या बिहार में सेफ नहीं है क्या विधायक? मीरा जी, जेडीयू के जाने का इंडिया अलायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी नीतीश जी अगर कोई कमजोर हुआ है बिहार में लगातार तो वो नीतीश कुमार जी हुए हैं। 43 विधायकों पर आकर उनकी पार्टी सिमट गई है और आने वाले समय में बिहार की जनता उनके बदलते रंगों का जवाब जरूर आने वाले चुनाव में दे देगी। जितना उन्होंने रंग बदला, मैंने आपसे कहा, उतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। और बिहार की जनता को जो लगातार छुरा भोग भोग कर उन्होंने उनकी पीठ पर जो प्रहार किया है उसका जवाब जरूर आने वाले समय में बिहार की जनता उनको दे देगी। अच्छा, एक बात बहुत इत्तेफाक से रही है, अगर उस पर ध्यान दें कि जहां जहां से राहुल गांधी गुजरे हैं वहां वहां पर कंट्रोवर्सी और तेज हो गई है। चाहे असम की बात करें, चाहे बिहार की बात करें और चाहे झारखंड की बात करें, तो जिन भी राज्यों से वो होकर के गुजर रहे हैं अभी तक तो यही लगातार खबरें निकल करके सामने आ रही है। बिहार में भी जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि देश के एक्सरे करवाना या देश के एक्सरे का बहुत जरूरत है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी एससी एसटी को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। ये यात्रा वाकई न्याय यात्रा है या फिर सियासत की यात्रा है कि पता है कि भैया बिहार में अभी अभी महागठबंधन ने जातिगत जनगणना कराई थी, तो उसी को भुनाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए चुनावी समय में ये सारी चीजें की जा रही है। और ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसमें मोहब्बत कहाँ पीछे रह गई, जो राहुल गांधी जोरों शोरों से कहते थे कि भाई मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि कंट्रोवर्सी की दुकान हो चुकी है। देखिए, आज भी मोहब्बत की दुकान खुल रही है। एक छोटी सी बच्ची जाके गले लग के रोने लगती है, राहुल गांधी जी मिलते हैं, सबसे प्यार करते हैं। एक महिला आकर अपनी दुविधा सुनाती है, मिलते हैं, प्यार से सुनते हैं। कोई गरीब किसान आके मिलता है, मिलते हैं, बात सुनते हैं। युवा लगातार बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जाते हैं, मिलते हैं, बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी परेशानियों को सुनकर हल निकाला जाए। ये आज भी राहुल गांधी जी बात करें, लेकिन जो 10 साल से अन्याय झेल रहा है हिंदुस्तान, तो ये लड़ाई, कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। तो न्याय का हक, जब भारत जोड़ो यात्रा चली, मीरा जी आपने कवर किया था उस भारत जोड़ो यात्रा को, और आप जानती हैं कि राहुल गांधी जी जाकर किसी उद्योगपति से नहीं मिले, वो मिले हर गरीब किसान से, मजदूर से, युवा से, महिलाओं से, वो छोटे और मध्यम व्यापारियों से जिनके व्यापार आज बंद हो गए हैं, ठप हो गए, चाहे वो जीन्स बनाने वाले कारोबारी रहे हो, कर्नाटक के कोरोना में पीड़ित परिवार, जिनके परिवार बिल्कुल, जो बच्चे अनाथ हो गए हो, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात रही हो, या किसान जो कर्ज लेकर 50-50 हजार का कर्ज ना चुका पाने के कारण जिन किसानों ने आत्महत्या की और जिनके परिवार बर्बाद हुए, उनसे, और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यही करते हुए लगातार राहुल गांधी जी चले हैं। और अभी भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, शुरू कहां से हुई मीरा? वो मीरा जी शुरू हुई मणिपुर से। क्यों शुरू हुई मणिपुर से? आप समझिए, मणिपुर ने देश में वो देखा जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। वो मणिपुर जहां लगातार बेटियों की आबरू लुटती रही, लोग जिंदा जलाए गए, मारे गए, घरों से उन्हें जाकर अब राहत के कैंपों में रहना पड़ा, जिन्हें ये नहीं पता कि आज अगर वो जिंदा है तो रात तक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। जहां कई सौ लाशें मीरा जी जो जलाई गई कई सौ दिन के बाद, और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इधर उधर घूमते रहे लेकिन मणिपुर पर मौन रहे। राहुल डॉली जी, मेरा एक सीधा सवाल है कि इंडिया गठबंधन की जो बातें कही जा रही हैं, अगर मैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दूं तो अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, ममता बनर्जी अपना हाथ पीछे खींचती है, नीतीश कुमार दूसरे दल जाकर के बैठ ही गए हैं,
और साथ ही साथ हेमंत सोरेन के साथ क्या चल रहा है वो भी खबरें सभी के सामने है। ऐसे में इंडिया गठबंधन किस तरीके से चुनाव के बीच में जनता के बीच में अपनी भूमिका को अदा करेगा, क्योंकि देखिए जनता भी ये देखेगी कि एक मजबूत विपक्ष हो जो हम जिसको चूज कर सके, एक ऑप्शन हो सामने। और जनता के बीच से ये बातें उठती आई है कि एक परफेक्ट विकल्प हमारे सामने हो। जब इतने सारे नेताओं पर लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ऐसे में 2024 की भूमिका को कैसे देखें, इसका सीधा जवाब दे मुझे जी। ईडी और सीबीआई तो आज तोता मैना बन चुके हैं सरकार के, वो इनके पिंजरे में कैद हैं। वही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश के संस्थानों पर जो प्रहार किया जा रहा है, चाहे वो प्रेस हो, आप जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, वो लगातार ग्राउंड पर जाते हैं, कवर करते हैं। मैं आपको सुनती हूँ, देखती हूँ, मैंने आपको गुजरात में भी देखा, मैंने आपको मध्य प्रदेश में भी देखा कवर करते हुए, मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा दिखाते हुए देखा है। देश की असलियत क्या है मीरा जी आप जानती हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा आज जूझ रहा है। आज छोटे और मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं। बेटियों की आबरू लूटने वाले अगर सबसे ज्यादा संख्या गिनी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन नेताओं पर कार्रवाई हम होते नहीं देखते। जब किसानों की एमएसपी की बात आती है तो मीरा जी मैंने देखा था आपको वो कवर करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर, क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र के बगल में है गाजीपुर, और वहां लगातार 750 किसानों की शहादत हुई। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी लेकिन एमएसपी आज तक नहीं मिली। हमने क्या देखा कि भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे टैनी जी ने अपनी गाड़ी से देश के किसानों को रौंदा, और वो आज भी व्यक्ति वहां पर सुसज्जित अमित शाह जी के बगल में संसद में बैठते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने देश की बेटियों को रुलाया, जो मान बढ़ाने वाली पहलवान थी हमारे देश की, उनको रुलाया, और वो कहां बैठते हैं? अमित शाह जी के बगल में बैठते हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि आज देश में हो क्या रहा है। और फिर जो इनसे झुकता नहीं है, डरता नहीं है, इस कमजोर तबके की बात करता है, देश के लोगों की बात करता है, मध्यम वर्ग की बात करता है, हर तबके की बात करता है, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई आज लगा दी जाती है, थोप दी जाती है एन केन प्रकारेण। चाहे चंडीगढ़ में मेयरल इलेक्शन हो, चाहे आप देखिए चुनी हुई सरकारों को तोड़ने की बात रही हो, चाहे आज मीडिया को गोदी बनाने का काम किया जा रहा हो, जहां हिरेन जोशी जैसे लोग सीधा सुबह एजेंडा भेजकर गालियां लिखकर व्हाट्सएप करते हैं। ये चीजें भी देश पे आपने बहुत सारे मुद्दों को इस बीच में जी मैंने आपको कहा, नीतीश जी ने ये साबित कर दिया है कि वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल सकते हैं। वो उन्होंने जितने रंग पिछले 5 सालों में जितनी सरकारें गिराई है, वो उन्होंने बात की थी देश के लोकतंत्र की। और मुझे लगता है जो देश के लोकतंत्र में विश्वास करता है, संविधान में विश्वास करता है, तो वो विपक्ष को कमजोर होता नहीं देख सकता। चाहे कोई वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो देश में कोई भी नेता हो जो विपक्ष में बैठा हो, क्योंकि विपक्ष को देश की जनता की आवाज माना जाता है कि देश संसद में देश की जनता की आवाज विपक्ष उठाता है। संसद से लेकर सड़क तक आज जो हो रहा है, जब संसद में सांसद बात करते हैं उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उनकी सदस्यता, उनको निलंबित कर दिया जाता है, सदस्यता रद्द की जाती है। वो राहुल गांधी जी के साथ भी हो और भी काफी लोगों के साथ। ये अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये बयान भी सामने आया, जैसे ही वो दूसरे दल गए तो उन्होंने पहली चीज कही कि जिस दिन देश में दिए जल रहे थे तो बहुत लोगों के दिल जल रहे थे। और आपको पता है कि इस बार 2024 में किस तरीके से राम राज्य का भी मुद्दा उठने वाला है, राम मंदिर का भी मुद्दा उठने वाला है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रही है क्योंकि हम अब अपने पुराने मित्रों के पास वापस आ चुके हैं, और इसीलिए काफी उनके साथ ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि उनको झेलना मुश्किल हो रहा है। वो सीधे राजद के लिए बातें थी, कांग्रेस के लिए बातें थी, पूरे विपक्ष के लिए बातें थी। क्या पूरा विपक्ष नीतीश कुमार को संभाल नहीं पाया? क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि मैं चाहता हूं कि पूरा विपक्ष एक हो और 2024 में मजबूती से सीधे लड़े। देखिए, जिसको संभालना है उसको संभालने की कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेकना की बजाय जेल चुनी।
क्योंकि उन्हें पता था कि उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं। पिछली जो सरकारें रही झारखंड में वो भारतीय जनता पार्टी की रही, और जितने घोटाले इस ईडी ने जब एंट्री की थी तो भारतीय जनता पार्टी के घोटाले, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे उनके घोटालों की छानबीन शुरू हुई थी। जो उनके घोटालों की छानबीन करते 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 उन्होंने इस सरकार को कमजोर करना जरूरी समझा। चुनाव आ रहे हैं और जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां भारतीय जनता पार्टी का मेन एम एक रहता है कि उन सरकारों को तोड़ना, मरोड़ना, गिरा देना और कैसे भी एन केन प्रकार अपनी सरकार बना देना। तो यही लगातार वो कर रहे हैं। आने वाली 12 तारीख को मीरा जी आपको भी पता चलेगा, ये फ्लोर टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए चलिए, जिस तरीके से लगातार आप बहुत सारे मुद्दों को लगातार आपने उठाया है, किसानों से लेकर के राहुल की यात्रा का भी जिक्र किया, नीतीश कुमार का भी जिक्र किया, और बिहार से लेकर के दिल्ली की पॉलिटिक्स तक को भी आपने खंगाल करके सारी चीजों को बताया है। पर जवाब से कहीं ना कहीं जलेबी की जो खुशबू है वो भी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही आगे भी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी और भी तमाम मुद्दों पर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।